क्या डीएमके ने सनातन धर्म के अपमान का ठेका ले रखा है? कभी सनातन धर्म के अनुयायियों को डेंगू मलेरिया जैसे उपमाओं से तुलना करना और अब हिंदू तिलक का अपमान करना, शैव और वैष्णव में उसको बांटना और उसको समझाने के लिए एक महिला का अपमान करना। आखिर डीएमके चाहती क्या है? वो सनातनियों को टारगेट पर क्यों रखती है? क्यों हर बार उनके बयान हिंदू स्वाभिमान और सनातन सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं? क्या राजनीति के लिए महिलाओं का अपमान, सनातन का अपमान जरूरी है? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि डीएमके के एक मंत्री हैं, पोन मोडी, वन मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, बयान नहीं इशारों में समझाया है, और इशारे ऐसे हैं कि उनको एक्सप्लेन कर पाना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम केवल इतना कहेंगे कि उन्होंने शैव और वैष्णव धर्म में अंतर समझाया, कुछ ऐसे और ऐसे बोलकर, और इसकी तुलना एक सेक्स वर्कर से की। तो कितना आपत्तिजनक है, कितना गंदा है, इसको आप सोच सकते हैं। और ऐसी तुलनाएं इससे पहले ए राजा साहब कर चुके हैं और बहुत लोग करते रहे हैं। खैर, वन मंत्री के बयान के बाद डीएमके ने उन पर एक्शन लिया है। एक्शन क्या लिया है वो भी समझिए। पोन मोडी साहब आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल सजा हुई उनको, उनका मंत्री पद उनसे छीन लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद क्या होता है, उनको फिर से मंत्री बना दिया जाता है। और अब की बार ये बयान देने के बाद, तमिलनाडु में विवाद उठाने के बाद, बहुत सारी आलोचनाएं झेलने के बाद उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया है, केवल पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया गया है। तो आखिर दक्षिण की राजनीति में ये चल क्या रहा है? हमारे साथ पूरा न्यूज़ रूम मौजूद है। शैलेंद्र जी हैं, वक्ता हैं, शालू हैं। हम इनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सनातन के अपमान से क्या आपको वोट मिलता है? क्या दक्षिण की राजनीति ऐसी है कि महिला का अपमान करो और सनातन का अपमान करो और वोट पालो? डेंगू मलेरिया, शैव वैष्णव। ये देखिए, वहाँ जो डीएमके की सरकार चल रही है, स्टालिन की जो सरकार है, तो उनकी ये पॉलिसी रही है। पॉलिसी ये है कि इसमें दो बातें हैं। एक तो वो खुद क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह से जब वो सनातन के अगेंस्ट में जब निंदनीय बयान देते हैं तो उनको लगता है कि इससे हमारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा, हमारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो खुश होंगे। अदरवाइज ऐसी कोई वजह नहीं है कि देखिए, इतने भद्दे कमेंट्स आए हैं डीएम के नेताओं की तरफ से, खास करके उप मुख्यमंत्री बना रखा है अपने बेटे उदयनिधि को। उदयनिधि ने जिस तरह की बयानबाजी की, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने जिस तरह की बयानबाजी की, और ये थिरुपोन मोडी साहब, अच्छा जानते हैं ये वन मंत्री हैं अभी, इससे पहले ये उच्च शिक्षा मंत्री थे। बताइए, आप सोचिए कि इनका मतलब इनकी मानसिकता क्या है। ऐसे मंत्री शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, ऐसे लोग हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ये रहे हैं, और इतने भद्दे कमेंट्स इन्होंने किए कि उप महासचिव डीएमके की और ये संसदीय दल की नेता जो हैं कनिमोझी, जो खुद स्टालिन की बहन हैं, उन्होंने इस पर कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, इस बयान को। लेकिन उस पर एक्शन क्या हुआ? एक्शन कैसे होगा जब अपने बेटे पे कोई एक्शन नहीं लिया, दूसरे नेताओं पे एक्शन नहीं लिया, तो ये पोन मोडी साहब पे एक्शन कैसे लेंगे? तो सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार को पोलराइजेशन चाहिए। और मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक तो जो उनकी पूरी राजनीति है, द्रविड़ आंदोलन को आप देखेंगे तो वो क्या है ना कि उस समाज के अग्री जातियां जो हैं उनके अगेंस्ट में खड़ा हुई थी वो आंदोलन पूरा, और उसके बेस पे उन्होंने तो समाज में एक किस्म के वैमनस्यता फैलाने से उनके वोटों की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स सही चलती है। उसमें एक और फैक्टर जुट गया है, क्योंकि वहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बीजेपी से वो डरे हुए हैं। तो अन्नामलाई ने जिस तरह से बीजेपी को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाया है, उससे वो डरे हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि उनकी कोशिश ये है कि हम सनातन को जितना टारगेट करेंगे, सनातन के बारे में जितने भद्दे कमेंट्स करेंगे, हमारा मुस्लिम वोट बैंक उतना हमारे साथ जुड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और मुख्यमंत्री स्टालिन
चुप्पी साध के बैठे हुए हैं इस पे। तो समझे आप, ये सब कुछ वोट के लिए, लेकिन वोट के लिए किसी धर्म का अपमान क्या जायज़ है? खैर, विवाद बढ़ा, कनिमोझी ने सवाल उठाए, खुद डीएमके के बहुत सारे नेताओं ने सवाल उठाए, अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया, बहुत सारा विवाद हुआ। उसके बाद वन मंत्री साहब का एक बयान आया, पढ़ के सुनाता हूँ। मैं थान, थाई, पोरियार, द्रविड़, कछगम की बैठक के दौरान इस्तेमाल की गई अनुचित भाषा के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे सार्वजनिक जीवन में ऐसी गलती करने का गहरा अफसोस है। मुझे एहसास है कि मेरे भाषण ने कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और उन्हें परेशानी करने वाली स्थिति में डाल दिया। मैं उन सभी लोगों से दिल से और बार बार माफ़ी मांगता हूं जो आहत हुए हैं। माफ़ी दे देंगे आप उनको? इतनी बात से माफ़ी दे देंगे? मतलब ये डीएमके का कल्चर है कि आप उनको डेंगू मलेरिया बोल दीजिए, आप उनको तिलक पे वो करिए, अपमानित करिए, आप उनको धोती पहनने पे अपमानित करिए, संघ से तुलना करने के लिए आप उनको निचले दर्जे का दिखाइए, और केवल इसलिए कि वो वोट बैंक की राजनीति चलती रहे आपकी। क्या जायज़ है ये? और ये माफ़ी क्या इसके बाद माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, जायज़ तो कहीं से नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है नेक्स्ट ईयर वहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, और बीजेपी, देखिए ये भी उस समय आया है जब अमित शाह चेन्नई पहुंचे, तमिलनाडु दौरे पे हैं, तो आप समझिए कि इससे बहुत विचलित है डीएमके। स्टालिन को लग रहा है कि बीजेपी अगर एक बार यहाँ पाँव जमा ली तो फिर आगे का रास्ता उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी कहीं भी सत्ता में आती है तो आमतौर पे एक बार आके जाती नहीं है, आमतौर पे 15 साल तो कम से कम हाँ, या फिर कुछ राज्य हैं जहाँ रोटेशन पे सरकारें बनती रही है, लेकिन हाँ, तो मतलब वहाँ भी फिर बीजेपी या तो मेन अपोजिशन रहती है, तो उनको इस बात का भय बहुत सता रहा है। और बीजेपी जिस लेवल पे काम कर रही है, ग्राउंड पे लोगों के बीच जा रही है, और पहली बार तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है कि जो सनातन धर्मी लोग थे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको जिस तरह से वहाँ दबाया गया था, पहली बार उन्हें एक आवाज़ मिली है कि अन्नामलाई ने मतलब कि उस लेवल पर ये लड़ाई लड़ी है, लोगों को वो कॉन्फिडेंस दिया है। अच्छा, अब इससे परेशान है एक्चुअली वो। अब ये माफीनामा जो आप देख रहे हैं ना, माफीनामा उसी का साइड इफेक्ट है, अदरवाइज तो ये तो माफी भी ना मांगे, इनका तो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये शायद जो चीज़ें आपने जोड़ी, अमित शाह चेन्नई दौरा, बीजेपी मजबूत होती बीजेपी, शायद इसीलिए पहली बार डीएमके के किसी नेता की ओर से माफीनामा आया है। सनातन धर्म का अपमान इराजा ने भी किया, स्टालिन के बेटे ने भी किया, लेकिन कभी माफीनामा नहीं आया था। पूरा माफीनामा जारी हुआ है। कनिमोझी ने खुद सवाल उठाए। तो मैं, अब हमारे साथ और लोग भी हैं, तो वक्ता क्या लगता है, केवल राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए किसी धर्म का अपमान कर देना और उसके लिए किसी महिला का सहारा लेना जायज़ है? डीएम के लिए तो कुछ भी जायज़ हो सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति साफ तौर पर चमकानी है। क्योंकि जैसा कि शैलेंद्र जी अभी बता रहे थे और हम सुन रहे थे कि उदयनिधि ने भी सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी टिप्पणी की थी। मच्छर, डेंगू, कोरोना से लेकर तमाम शब्द सनातन धर्म के लिए इस्तेमाल किए थे। हालांकि इसको लेकर उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर उन्हें काफ़ी फटकार लगाई गई, तमाम तरह की बातें उन्हें कही गई और साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश करी कि आप मंत्री हैं, आप एक नेता हैं, आप आम आदमी नहीं हैं कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल देंगे और उसका असर नहीं पड़ेगा। आम जनता आपको सुनती है, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको संसद पहुंचाया गया है, तो ऐसी बातों का इस्तेमाल आप ना करें। और जिस तरह से तमाम जो कमेंट्स आ रहे हैं इस आपत्तिजनक बयान को लेकर, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि डीएमके को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी थी, इसीलिए ये इतना भद्दा बयान दिया गया कि लाइमलाइट में बने रहें, पब्लिसिटी मिल जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो दौरा, जैसा कि अमित शाह पहुंचे हैं, तो वो कहीं लाइमलाइट में ज़्यादा ना आ जाए, हमारा ये बयान सामने आएगा तो हम ज़्यादा चर्चा में रहेंगे, और अमित शाह का जो दौरा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडे बस्ती में जाता दिखाई देगा। तो साफ तौर पर ये एक राजनीतिक स्टंट ही था। क्या लगता है, डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, महाकुंभ में नहाने नहीं जाते, राम मंदिर आज तक नहीं गए, ममता बनर्जी हो, उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल दिया, तेजस्वी यादव का आपको पता ही है, डीएमके का ये हाल है। तो ये क्या जो इंडिया गठबंधन है, ये सनातन विरोधियों का एक अड्डा बनता जा रहा है? बिल्कुल,
ये तो खुद जो हमारे मंत्री हैं ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं, उन्होंने ही कहा था जब वो शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में भले ही हम लोग मतभेद है हमारे बीच, लेकिन सनातन धर्म को हम लोग आने नहीं देंगे। ये तो उनका खुद का ही बयान है। इसमें अब जनता क्या सोचती है, जनता खुद अब समझदार है, वो खुद जानती है कि वो किसे चुन रही है। और जो इंसान उच्च शिक्षा मंत्री हो, अभी एक मंत्री पद पर है, वो इंसान इस तरह से बोल सकता है। पहली बात तो महिलाओं का अपमान, कोई भी राजनीति पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। और राजनीति में इस तरह से महिलाओं को घसीटना तो बंद कर देना चाहिए इन लोगों को। खुद ही ये बोलते हैं कि हम ऐसा आरक्षण देंगे, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम महिलाओं के लिए वो करेंगे। एक कोर बैंक उनका जो महिलाएं होती हैं, मुख्य मुद्दा होता है, हर चुनावी सभा में वो महिलाओं के लिए ऐलान करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन फिर बिगड़े बोल भी वो महिलाओं के लिए ही बोलते हैं। ये कब तक सहा जाएगा? ये अभी भले ही वो माफ़ी मांग लिए हो, लेकिन वो कहा जाता है ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बोली वापस नहीं आती है। तो जनता माफ़ तो नहीं करेगी, जनता सब देख रही है। और जैसा कि आप सब ने बताया, अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि चुनाव आने वाले हैं, तो इसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही होगा, क्योंकि डीएमके की ऐसी हिस्ट्री रहे हैं ऐसे बयानबाजी के, तो इसका खामियाजा उनको पूरे तरह से भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने, स्टालिन साहब अपनी पार्टी के लोगों को संभालिए, ये तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी बहुत तेज़ी से दक्षिण में घुसपैठ कर रही है और इस तरह के बयान पर माफ़ीनामा अगर आपकी पार्टी की ओर से आने लगा तो इसका मतलब इसका एहसास आपको भी हो रहा है कि सनातन एकजुट हुआ और सनातनियों ने एक साथ सरकार बदलने के लिए सोचा, तो ये अल्पसंख्यक वोट आपके काम नहीं आने वाले। आप राजनीति करते हैं, आपको डिलिमिटेशन पर राजनीति करनी है तो उसका मुद्दा भी होता है धार्मिक एंगल पर। आपको भाषा की राजनीति करनी है तो उसका भी मुद्दा जो होता है वो क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा होता है। तो भारत एक देश है, एक देश में अलग अलग पंथ और धर्म के लोग रहते हैं और हर पंथ और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। और तमिलनाडु के सरकार में बैठकर अगर आपके मंत्री उसका सम्मान नहीं करते हैं तो सवाल उठेंगे और उठने चाहिए। तो हम न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों से भी कहेंगे कि सवाल उठते हैं तो आप भी उठाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि ऐसे नेताओं, ऐसे मंत्रियों और ऐसी पार्टियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।